हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्या सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आप पढ़ोगे जहांगीर के बारे में। आज के वीडियो में जहांगीर के बारे में पढ़ोगे। आपने पीछे देखा कि कैसे जो है अकबर ने उदारतापूर्वक शासन किया और कैसे जो है हर धर्म को जो है उसने बराबरी समानता पे रखा। और इसका अगर हम जहांगीर का चरित्र देखते हैं दोस्तों, तो जहांगीर का चरित्र हमें जो है कहीं न कहीं जैसे बीच का हमें दिखाई देता है। न तो कट्टरता की तरफ जाता है और न ही जो है अकबर की तरफ पूरी तरह जो है समानता पे जाता है। ये कहीं न कहीं हमें जो है बीच का जो है इसका चरित्र दिखाई देता है। तो आइए शुरू करते हैं। जहांगीर को आप पढ़िए। देखिए, जहांगीर का जो शासन है वो कब से कब किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1605 में इसकी अकबर का मृत्यु हुआ है। उसके बाद यह शासन प्राप्त करता है। 1605 से 1627 तक जो है यह शासन करता है। यहाँ पे फोटो आपको दिख रही होगी, ये जो है जहांगीर की फोटो है। ठीक है। अब आइए, इसका जन्म कब हुआ है जहांगीर का? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है। अब इसका बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम सलीम। ठीक है, बचपन का क्या नाम है? सलीम है। और इसके पिता का नाम क्या है? अकबर। इसकी माता का नाम क्या है? मरियम उज्जमानी। ठीक है। और दूसरा नाम क्या है? हरखा बाई। हरखा बाई। अच्छा, हरखा बाई का दूसरा नाम जो है ये मिलता है जोधा बाई। लेकिन दोस्तों, ये आप पिक्चरों या कहानियों में ही देखे होंगे। रियल या इतिहास में आप पढ़ोगे ना, तो जोधा बाई जो है, जैसे जोधा अकबर मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा। तो इतिहास में हमें कभी कहीं जोधा बाई नाम नहीं मिलता, हरखा बाई उनका नाम मिलता है। बाकी तो आपने पिक्चरों कहानियों में आपने देखा कि जोधा अकबर आपने साथ साथ पढ़ा होगा। अच्छा, अब देखिए, ये जो सलीम है, जहांगीर सलीम नाम कैसे पड़ा अकबर के लड़के का? तो उसकी कहानी ये है कि फतेहपुर सीकरी के प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ। ठीक है। और अकबर प्यार से उसे शेख बाबू कहा करता था। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, शेख सलीम चिश्ती, तो सलीम चिश्ती, तो इसीलिए अकबर ने इसका नाम सलीम रखा। ठीक है। और आगे देखिए, अब इसका राज्याभिषेक कब होता है? राज्याभिषेक इसका होता है 1605 ईस्वी को आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक होता है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि ये धारण करके जो है ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद इसने प्रदान किया। अब जैसा कि आपने देखा था कि जब अबुल फजल जब आ रहा था, लौट रहा था, तो आपने देखा था कि अकबर के अंतिम समय में अबुल फजल की हत्या जो है इसने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसने कराई थी जहांगीर ने। तो उसके बाद से जो है अब इस तरह के जो उसके करीबी थे, जिन्होंने इसका भरपूर सहयोग किया था, उसको इसने उच्च पदों पर बैठाया। ठीक है। शासन में उदारता, इसने शासन में जो है उदारता रखी। न्याय हेतु सोने की जंजीर इसने बनवाया था। ठीक है। इसने बड़ी सी सोने की जंजीर जो है, और यमुना के जो है उसमें 60 घंटियाँ लगी थी। तो किले के बाहर यमुना तक का जो था उसको कोई भी खींच करके न्याय के लिए गुहार लगा सकता था। मान लीजिए कोई अधिकारी है कि किसी सामान्य जनता को प्रताड़ित किया है, तो उसे न्याय पाने के लिए वो जो है घंटी 60 घंटियाँ लगी हुई सोने की जंजीर थी, अगर उसको बजाता था तो जो है अकबर और उसकी जो जहांगीर था वो जो है सुनवाई करता था और उसको न्याय प्राप्त होता था। ठीक है। न्याय हेतु सोने की जंजीर, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखिए, जहांगीर के 5 पुत्र थे। कितने थे? 5 पुत्र थे। कौन कौन थे? खुसरो। इसकी माता का नाम क्या था? मान बाई। ठीक है।
दूसरा देखिए परवेज, इसकी माता का नाम क्या था? बेगम साहिब ए जमाल, ठीक है। और तीसरा देखिए खुर्रम, ठीक है, यही जो है आगे चल के शाहजहां के नाम से शासन करता है। इसकी माता का नाम क्या था? देखिए जगत गोसाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जगत गोसाई या जोधाबाई, इसमें इतिहास में नाम मिलता है। और ये किसकी पत्नी थी? ये जहांगीर की पत्नी थी। किसकी माता थी? खुर्रम की माता थी, शाहजहां की माता थी, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा जोधाबाई, ठीक। अब आ जाइए चौथा पुत्र कौन है? शहरयार। ये क्या था? रखेल या दासी या नौकरानी का शहरयार पुत्र था। और पांचवा था जहांदार। तो ये 5 पुत्र दोस्तों आपके जहांगीर के थे, ठीक है। और शहरयार से ही जो नूरजहां हैं, अभी आगे चर्चा होगी नूरजहां का अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग विस्तृत रूप से नूरजहां के बारे में आप पढ़ेंगे। और देखिए तो शहरयार से जो है ये अपनी लड़की की शादी करता है। अभी मैं चर्चा करता हूँ उसकी। आगे देखिए जहांगीर के पुत्र खुसरो खां, जहांगीर के पुत्र खुसरो का 1606 ईस्वी में विद्रोह, ठीक है। अब ये जहांगीर का पुत्र जो था कौन था? खुसरो। तो ये जो है 1606 ईस्वी में विद्रोह करता है। मतलब ये जैसे ही शासन प्राप्त करता है जहांगीर, और उसके तुरंत बाद ही ये जो है खुसरो उसका लड़का विद्रोह करता है, ठीक है। और विद्रोह का कारण जहाँ तक है कि इसको सत्ता चाहिए थी, ठीक है। और जैसा कि वो देख रहा था कि अभी जो है मैं 12 साल 13 साल का हूँ, और अब ये जो पिता हैं और ये जो है गद्दी पे बैठे हैं, उसके बाद अब मुझे कब शासन मिलेगा। तो ये सब चीज़ें समझते हुए इसने जो है खुसरो ने विद्रोह किया। और विद्रोह एक बार तो इसने जो विद्रोह किया शुरुआती में, तो इसको जो है जहांगीर माफ़ कर देता है और इसको आगरे के किले में बंद करा देता है। और फिर ये भागता है। तो फिर जब भागता है और फिर विद्रोह करता है, तो फिर जहांगीर इसको पकड़ता है और उसको जो है अंधा करा देता है, ठीक है। तो अब अंधा करा देता है। फिर बाद में जहांगीर को दया आती है। तो दया आती है तो उसका जो है उसकी आँख का, खुसरो का, वो जो है दवा कराता है। लेकिन एक आँख तो खराब हो जाती है, एक आँख में थोड़ी सी रोशनी आती है। तो इस तरह जो है होता है। फिर देखिए और अंधा कब किया था? 1607 में इसने अंधा किया था खुसरो को। और 1621 ईस्वी में खुर्रम शाहजहां ने एक हत्यारे के द्वारा इसका गला घोंटकर हत्या करा देता है खुसरो का। अच्छा, अब जो खुर्रम था तो क्यों हत्या कराता है? जैसा कि वो देखता है कि जब अंतिम समय में जैसे 21-22 का जो समय होता है, तो 1620 से ही जहांगीर की जो है तबीयत खराब होने लगती है। और इसको ये भय था खुर्रम को कि ऐसा ना हो कि ये जो है शासन पे कब्जा कर ले, राजगद्दी पे कब्जा कर ले। तो जो है ये पहले तो ये नज़रबंद था, जो इसको अंधा किया गया था तो ये नज़रबंद ही था। तो एक दक्षिण अभियान के दौरान ये खुर्रम जो है जहांगीर से कहता है इसको ले जाने के लिए कहता है। तो जहांगीर मन में तो नहीं था कि इसको इसके साथ भेजा जाए, लेकिन वो भेजता है और जाता है। और रास्ते में ही कहीं जो है इसका एक हत्यारे द्वारा गला घोंटकर हत्या करा देता है और खुसरो की जो है मृत्यु हो जाती है इस प्रकार। उसके बाद दोस्तों जहांगीर आदेश देता है कि खुसरो का जो शव है उसे प्रयागराज के खुलदाबाद में उसकी माता शाह बेगम के कब्र के पास दफनाया जाए, ठीक है। तथा उसका नाम खुसरो बाग रखा गया। ये खुसरो बाग दोस्तों प्रयागराज में है। इसका पुराना नाम जैसा कि आप जानते हैं इलाहाबाद है। मैं तो यहाँ पे गया था खुसरो बाग में, और अपना दूसरा चैनल जो है सानू जर्नी में, तो
तो वहाँ पे मैं इसको पूरा जो है शूट कराया हूँ, किया हूँ। आप देखिएगा उसको, आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके खुसरो बाग को देखिएगा। और जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं दोस्तों, कोशिश करिए कि वहाँ पे आप जाइए और आपके पास आसपास क्या ऐतिहासिक चीज़ें हैं, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कहाँ पे आप, कौन सा ऐतिहासिक स्थल आपको अच्छा लगा, आपको चीज़ें अच्छी लगी, आपको काफ़ी जानकारी हुई, वो भी दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये खुसरो बाग रखा गया, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। उसके बाद देखिए, अब सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी करवा देता है। अब ये जहांगीर सिखों के 5वें जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव को फांसी क्यों कराता है? देखिए, इससे जहांगीर जो है इसके विचारों से वो खुश नहीं था जहांगीर, और इसने कई जो है मुसलमानों को सिख, मतलब जो मुसलमान थे वो सिख में परिवर्तित हुए थे। इसका भी उसके माइंड में इसके देश था कि यार कैसे जो है ये मुसलमानों को सिख बना रहा है। और दूसरी चीज़, इसको मौका मिल गया जब खुसरो जो है विद्रोह करता है और इसके पास जाता है और गुरु अर्जुन देव से जो है, तो गुरु अर्जुन देव जो थे आशीर्वाद देते हैं इसको, ठीक है, और आशीर्वाद देते हैं। और अब ये चीज़ें इसको पता लगती हैं कि अरे ये तो सहयोग कर रहा है खुसरो को। तो उसके बाद जो है ये जो सिख गुरु अर्जुन देव थे, तो इनको जो है भारी मात्रा में लगाता है, फाइन लगाता है, जुर्माना लगाता है कि आप भरो। और तो जो है अर्जुन देव जी वो मना कर देते हैं, तो उसको जो है उनको फांसी दे देता है। तो हालांकि ये चीज़ें इन्होंने गलत किया, जो जहांगीर था ये ऐसा इसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक मानवता के नाते उन्होंने आशीर्वाद दिया था। कोई बहुत ऐसा राजनीतिक ऐसा सपोर्ट तो उन्होंने किया नहीं था। तो एक ये जहांगीर के द्वारा गलत काम था, ठीक है। आगे देखिए, जो विवाह होता है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि 5 पुत्र की 5 माएँ आपने देखा, तो उसमें विवाह में एक बाद में विवाह होता है मेहरुन्निसा से, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या है? नूरजहां। नूरजहां की उपाधि कौन दिया है? इसको दिया है जहांगीर ने, ठीक है। तो ये नूरजहां जो हैं, अब इनका परिचय भी समझिए। ये विधवा थी, ठीक है। इसके पति का नाम क्या था? शेर अफगान, इसके पति का नाम था। और इसकी शेर अफगान से पुत्री उत्पन्न हुई थी, उसका नाम क्या था? लाडली बेगम, ठीक है। और अब देखिए, इसका जो है जहांगीर के पुत्र शहरयार से शादी करती है लाडली बेगम का, ठीक है। आप समझ गए? जो शहरयार था, जो शहरयार कौन था? जहांगीर का पुत्र था। तो इससे जो है नूरजहां शादी करती है अपनी लड़की लाडली बेगम का, ठीक है। तो अब आप ये जब से विवाह करती है दोस्तों, और ये विवाह कब हुआ था? 1611 ईस्वी में विवाह होता है आपका जहांगीर और मेहरुन्निसा का, नूरजहां का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, और देखिए, मेवाड़ से युद्ध और संधि। शहजादे खुर्रम द्वारा महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को हराया और संधि 1615 ईस्वी में हुई, ठीक है। और ये गुटबंदी होती है, इसकी चर्चा भी हम नूरजहां वाले वीडियो में करेंगे आपको। ये जो है जैसे ही शादी नूरजहां की होती है, तो नूरजहां की शादी से ही इसका जो है प्रभाव शासन पे पड़ता है। और जैसा कि जहांगीर को पढ़ेंगे, वो अपना दारू पीने वाला, मांस और दारू में मस्त रहने वाला, तो ये इस पे जो है इस तरह शासन में नूरजहां की बड़ी दिलचस्पी थी। तो
ये जो है पूरा कार्यभार नूरजहां को सौंप करके एकदम मस्त था। और ये तो कहता था जहांगीर कि भैया हमें मांस मिल जाए, दारू मिल जाए और कुछ चाहिए ही नहीं। सोचिए, और सब जितने भी शासक हुए आपके पीछे, आपने देखा बाबर, हुमायूं भी, आपका अकबर, देखिए कितना अच्छा इन्होंने इसको सेनापति का गुण था, युद्ध कौशल था उसके अंदर। इसके अंदर कुछ नहीं था, एक विलासी आदमी था, दारू पीने के पड़ा रहता था, नशा खोर जो था ये। और जो भी इसके शासनकाल में सफलताएं मिली हैं वो जो उसके अच्छे सरदार थे, और जो शाहजहां था उसके द्वारा जो अपनी योग्यता से सफलताएं अर्जित की, उन्हीं के द्वारा इसको जो मिला इसका जो है सेनापति में कोई इसका जो है इसका योगदान नहीं है जहांगीर का। इसने सैन्य सुधार में 2 सुधार करता है, 2 अस्पा और सिंह अस्पा। ठीक है, इसकी की प्रथा आरंभ की। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, अब बिना पद बढ़ाए ही ज़्यादा सेना इनको रखनी थी। ये था आपका 2 अस्पा और सिंह अस्पा। 2 अस्पा यानी जो जात था, जात यानी जो पद था, पद से दुगुना, 2 अस्पा यानी दुगुना सेना। ठीक है, सिंह अस्पा यानी तिगुना सेना। ठीक है, तो ये व्यवस्था इसने आरंभ की, ये प्रथा आरंभ की जहांगीर ने। और देखिए, जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। तो देखिए, ये दरबार में अपने संगीत का भी आनंद लेता था, लेकिन इसकी जो है बहुत ज़्यादा रुचि कला में थी। तो इसलिए इसके शासनकाल में चित्रकला का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ, और यह चित्रकला अब इसके काल में स्वर्ण काल का समय माना जाता है चित्रकला का। और देखिए, जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? देखिए, आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर एवं गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत। ठीक, ये आपके चित्रकार इसके दरबार में थे। और देखिए, जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक क्या कराया है, चित्रणशाला की स्थापना की। ठीक है, हमजा नामा जो है, दिख रहा है ना आपको, हमजा नामा का विषय क्या है, चित्रकला है। और देखिए, उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल उस और अबुल हसन को नादिरुजमा की उपाधि प्रदान की, और संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी। ठीक है, जहांगीर की आत्मकथा में चित्र की परख, अब देखिए, जहांगीर की आत्मकथा से हमें पता लगता है कि इसकी जो चित्र की परख थी वो बहुत ही बेजोड़ थी। हाँ, और तजुके जहांगीरी जो है इसकी आत्मकथा है, इसने लिखा है 17 सालों का विवरण अपने से लिखा है, क्योंकि ये विद्वान भी था। और जैसा कि आप देखिए, अकबर एक अनपढ़ राजा कहा जाता है, उसको शिक्षा थी नहीं, और ये जो है जहांगीर था तो ये बड़ा ही विद्वान था। इसको जो है फारसी, तुर्की, हिंदी का बहुत बढ़िया ज्ञान था। इसने जो है तजुके जहांगीरी में अपनी आत्मकथा लिखी, 17 सालों का विवरण उसमें जो है मिलता है। तो उसमें इसने बताया कि कला के बारे में इसने लिखा कि कला जो है, जैसे वो बताता है कि अगर कोई चित्र बना है तो उसको ये देख के बता सकता है कि कौन जो है चित्रकार ने इसको चित्र को बनाया है। यहाँ तक कि ये बोलता है कि भैया ये जो चित्र है, अगर उस चित्र में नाक कोई और बनाया है, कोई और बनाया है, भाव कोई और बनाया है, तो उसको भी वो बता सकता है कि आँख कौन चित्रकार ने बनाया है, भाव कौन चित्रकार ने बनाया है, मुंह कौन चित्रकार ने बनाया है। तो इस तरह सोचिए कि ये कला में उसको कितनी
उसकी जो है रुचि थी और कितना उसको नॉलेज था कि हर पार्ट को अलग अलग चित्रकार ने भी बनाया है, उसको देख कर बता सकता है कि ये जो है फला चित्रकार ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो काल है चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है और इसमें चित्रकला का काफ़ी विकास इसके शासन काल में हुआ। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में ये कहाँ है? कौशाम्बी स्तंभ कहाँ है? प्रयागराज में है। जो किला है अकबर का, वहीं पे जो है यह कौशाम्बी स्तंभ है। पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। हाँ, आपने गुप्त काल में पढ़ा था ना कि समुद्रगुप्त ने उस पर जो है प्रयाग प्रशस्ति, उसकी जो है इसकी प्रशंसा में लेख लिखे हुए, इस पे लिखे गए, समुद्रगुप्त ने लिखवाया। और जहांगीर का लेख इस पे उत्कीर्ण है। ठीक है, जहांगीर ने भी उस पे लेख लिखवाए हैं। ये कहाँ पे है? ये आपका है प्रयागराज में, इलाहाबाद, जो इलाहाबाद पुराना नाम है, किले के अंदर ये है। ठीक है, और देखिए 1622 ईस्वी में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो अब 1622 में जैसा कि ये निकल जाता है और उसके बाद जो है जो खुर्रम था, जो शाहजहां था, तो वो क्या है विद्रोह करता है। तो इसी विद्रोह में जहांगीर वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जो है कांधार जो है मुगलों से निकल जाता है। ठीक है, और उस पर अधिकार कौन करता है? शाह अब्बास उस पर अधिकार करता है। और देखिए जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो प्रथम अंग्रेज था भारत आने वाला, वो आया था। ये जो है निकला था दोस्तों अकबर के नाम से, जो है सम्राट जेम्स के जो है पत्र लेके निकलता है। लेकिन जब ये दरबार में पहुंचता है तो अकबर की उस समय मृत्यु हो गई थी। उस समय कौन शासन कर रहा था? जहांगीर कर रहा था। ठीक है, और भी देखिए सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री जो है इसके दरबार में आए थे जहांगीर के। ठीक है, और देखिए अब शाहजहां ने विद्रोह किया था करीब 1623 से 1626 तक वो विद्रोह करता है, कत्लेआम होता है, कुछ फ़ायदा होता नहीं है। फिर ये माफ़ी मांग लेते हैं, केवल विध्वंसी विनाश होता है और कुछ होता नहीं। उसके बाद देखिए अब महावत खां ने ये विद्रोह करता है कब? 1926 में महावत खां जो कि एक सेनापति था, ये स्वामी भक्त सेनापति था, लेकिन ये विद्रोह करता है 1626 में। देखिए उसके बाद विद्रोह में क्या होता है, इसने जो है महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लेता है। तो ये देखिए अब जब ये झेलम नदी के तट पर ही पहुंचता है तो वहाँ पे कैंप जो था, कैंप में जहांगीर ही था और जो नूरजहां थी और उसका आसफ खां था, वो नदी पार जो है कर चुके थे। तो इस तरह वो अकेला वहाँ रहता है और वहाँ से फिर उसको जो है कंट्रोल में ले लेता है महावत खां। और उसके बाद फिर जो है नूरजहां से और उसकी लड़ाई होती है। नूरजहां सेना का नेतृत्व भी करती है लेकिन हार जाती है और आसफ खां जो है भागता है, लेकिन वहाँ इसको बाद में भी आसफ खां को पकड़कर इन तीनों को जो है बंदी बना लेता है। लेकिन बंदी के दौरान जो है कोई उसको यातना नहीं देता है, न तो राजा को न नूरजहां को। महावत खां का उद्देश्य शासन पे कब्जा करना नहीं था, मुगल राज पे कब्जा करना नहीं था, न तो कोई उसकी ऐसी रणनीति थी। बस वो इसका ये मानना था कि जो नूरजहां का शासन पे प्रभाव है, नूरजहां क्या था, वो शासन पे कब्जा पूरी तरह करी थी। हाँ, तो ये पूरा गुट बनाई थी। मैं अगले वीडियो में और अच्छे से डीप में जाऊंगा नूरजहां के बारे में। तो इसको जो चाह रहा था कि इसका कब्जा है वो जो है न रहे। ठीक है, ऐसे ही कुछ और सरदार जो है नूरजहां के अधिकार में नहीं रहना चाहते थे, उनका शासन नहीं मानते थे। और नूरजहां क्या थी, ये अपना एक गुट बनाई थी, जुनता गुट है ना, नूरजहां गुट उसका नाम था। ठीक है, तो बाद में जो है बड़ी चतुराई से, जैसे नूरजहां क्या थी कि एक महत्वाकांक्षी औरत थी और ये जो है जब ये बंदी बनाए रहता है महावत खां,
तो जैसे ये जब चलते हैं तो होता क्या है कि घास जब मैदान आता है और घास चराने के लेकर संबंधित जो है और विवाद होता है, और राजपूत जो सेनाएं थीं और जो मतलब दो पक्ष की सेनाएं थीं वो आपस में भिड़ जाती हैं और कत्लेआम होता है। और उसके बाद काफ़ी इसके जो है जो सेना थी जो इसके पक्ष के थे वो काफ़ी जो है इस झड़प में मारे जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये नूरजहाँ जो है, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही विद्वान और महत्वाकांक्षी थी, तो ये जो है कहती है जो है महाबत खान से बोलती है कि जहांगीर को अपनी सेना का निरीक्षण करना है, ठीक है। तो वो महाबत खां आज्ञा दे देता है। अब ये जो है जाता है जहांगीर और अपना निरीक्षण करके, और जो है जब निरीक्षण के नाम से वो अपना कंट्रोल कर लेता है और उसी समय आदेश देता है महाबत खां को कि अब तुम जो है यहाँ से चले जाओ, छोड़ने के लिए बोलता है। और महाबत खां भी उस समय अपनी स्थिति देखता है कि कैसे उसके जो है सैनिक झड़प में जो है मारे गए हैं, उसकी शक्ति हो गई है कम, और इस समय जो है आज्ञा मान लेना और निकल लेना ही भलाई है। लेकिन निकलते हुए उसने जो है आसफ खां और उसके जो इसके संबंधी थे जहांगीर के, तो इसको जो है अपनी गिरफ्त में लेकर के जाता है, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए उनको जो है जाता है। और बीच रास्ते में फिर उनको जब देखता है कि अब मेरी जान सेफ है, मैं सुरक्षित हूँ, तो जो आसफ खां और उनके इसके रिश्तेदार को छोड़ देता है, ठीक है। तो ये जो है स्टोरी होती है। और उसके बाद आगे देखिए 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई, ठीक है। ये जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ये 1900 भाई दारू मांस नशेड़ी नंबर 1 का था, तो 1620 से ही इसकी हालत ख़राब हो गई थी। और ये कश्मीर भी गया, कश्मीर से वहाँ गया कि वातावरण वहाँ का अच्छा है, सही हो जाएगा। एक बार गया, जब दोबारा गया तो इसकी हालत सीरियस हो गई थी। फिर वापस ही लौट रहा था और उसके बाद लौटने के दौरान ही ये जो है 28 अक्टूबर 1627 में जो है भीमवार नामक स्थान पर इसकी जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। उसे शाहदरा, कहाँ है ये? लाहौर में। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे एक बगीचे में इसे दफना दिया गया जहांगीर को। जहांगीर के मकबरे का निर्माण उसके पुत्र शाहजहां द्वारा यहीं पर करवाया गया था, ठीक है। तो कई बार किताबों में आपको दिखेगा कि नूरजहां ने कराया है, कई बार दिखेगा कि शाहजहां ने कराया है, ठीक है। तो ये था जो है आपका जहांगीर के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। आज के वीडियो में आपका जहांगीर का पार्ट क्लियर हुआ, जहांगीर के बारे में आपने जाना। और आपको क्या जानना है जहांगीर के बारे में, क्या आपको नहीं समझ में आया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगले वीडियो में आप जो है नूरजहां को पढ़ेंगे। और अपना मुगल काल का सीरीज लगातार दोस्तों आप चला रहा है। बाबर से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, हेमू, अकबर, ठीक है। तो इस तरह से पूरा सीरीज अपना आ रहा है। आप एक तरफ से एक तरफ दोस्तों सब देख लेंगे तो आपका पूरा जो है मुगल काल बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाएगा। और किताबें दोस्तों, कुछ अच्छी किताबों जो हैं उसको आप एक किताब अच्छी सी सिलेक्ट कर लीजिए और उसको जो है आप पढ़ा करिए। जैसे मुगल काल है तो मुगल काल के लिए एक जो है, मैं तो यहाँ वीडियो बता रहा हूँ आपको, एक किताब अच्छी सी, उसमें जो है एक बार किताब में भी पूरा पढ़ लेंगे ना तो एकदम अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टॉपिक जो इतिहास है दोस्तों ये बहुत ही बड़ा है और इसको पूरा का पूरा इतिहास वीडियो में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो दिशा निर्देश हैं, मैं उसमें आपको वीडियो में बता देता हूँ। बाकी एक किताब लेकर के अच्छे से एक बार पूरा किताब आप देख लेंगे ना, एक तरफ से एक तरफ पढ़ लेंगे तो आपका इतिहास जो है एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस आज इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।